नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। केंद्रीय कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जो देश के विकास और प्रशासनिक नीतियों से जुड़े हैं। जानकारी के अनुसार इस बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा सरकार के तहत उठाए जाने वाले विभिन्न अन्य प्रशासनिक और आर्थिक कदमों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे और सरकार के विभिन्न योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तो वहीं इस दौरान कई योजनाओं और नीतियों को लागू करने के लिए नई दिशा निर्देशों पर भी चर्चा हो सकती है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर हुई बहस का जवाब दिया। उन्होंने विधेयक के महत्व को बताते हुए कहा कि यह आपदाओं के प्रबंधन और बचाव के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत करेगा। अमित शाह ने इसके माध्यम से बेहतर संसाधन और रणनीतियों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया, जिससे आपदाओं से निपटने में त्वरित और प्रभावी कार्यवाही की जा सकेगी। करने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, एनडीआरएफ की 16 बटालियन कार्यरत है। आज एनडीआरएफ का जो ड्रेस है, मैं कलर कहूंगा तो थोड़ा तकलीफ आएगी, मगर कह ही देता हूं, एनडीआरएफ के भगवे कलर के कपड़े देखकर लोगों को शांति हुई कि ये आ गए, हम बच जाएंगे। और न केवल देश में, पूरे दुनिया में हमने एक काम किया है। और इसके अलावे मान्यवर, कुछ नए इनिशिएटिव लिए गए। भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के लिए कार्यक्रम बनाया गया। ग्लेशियर लेड आउटबर्स्ट फ्लड, इसके लिए भी कार्यक्रम बनाया गया। नागरिक सुरक्षा और प्रशिक्षण क्षमता निर्माण का भी कार्यक्रम लिया गया। और मान्यवर, कई सारे एनडीआरएफ ने इंटरनेशनल अभियान भी किए हैं। मान्यवर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल उदाहरण 2005 में पहली बार आपदा प्रबंधन अधिनियम आया। इसके तहत एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए का गठन किया गया। अब जब मैं एनडीएमए कहता हूं, तब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात है। एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात है। और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन ऑलरेडी हो चुका है। अब ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि पावर का केंद्रीकरण होगा। ये पूरे विधेयक को आप ध्यान से पढ़ोगे तो इम्प्लीमेंटेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट को है, जो राज्य सरकार के अधीन है। इसलिए कहीं पर भी फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान करने की संभावना ही नहीं। इसके आर्थिक सहायता के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड और राज्य और जिला स्तर कोई फंड की रचना भी की है। मान्यवर, जो पक्षपात का बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया, इसका मैं डिटेल में जवाब दूंगा। परंतु अगर पक्षपात होता है तो 2005 में यूपीए की सरकार के बनाए कानून के कारण होता है। मान्यवर, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों की शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री ने जनसामान्य से सीधी बातचीत की और उनकी समस्याओं को गहराई से समझा। उन्होंने अधिकारियों को इन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए भी निर्देश दिए। तो वहीं आपको बताते चले कि योगी जनता के बीच विश्वास और प्रशासन की जिम्मेदारी को मजबूत करना के लिए ये सारी आपको बताते चले बात कही है।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के सफल आयोजन और मृत्युंजय महाकुंभ करार दिया। सीएम ने एक आलोचकों खासकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये मृत्युंजय महाकुंभ था, मृत्यु कुंभ नहीं। आगे कहा कि यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व था। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि महाकुंभ के आयोजन के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य और व्यवस्थाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण अनुभव प्राप्त हुआ। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नमूना कहे जाने पर कांग्रेस सांसद सुरेश ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी पर हमला किया। इस पर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा, योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 25 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक मुआवजा नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर आरोप लगा रहे हैं। तो भाई 2 साल में देश के जीडीपी में यूपी 10% योगदान। यूपी की जीडीपी 317 से बढ़कर 515 अरब डॉलर होगी। यूरोप के देश 9वें और अर्थव्यवस्था के बराबर होगी जीडीपी। 2027 तक महाराष्ट्र के बाद यूपी दूसरे नंबर पर होगा। वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी के देश में 9वें की अर्थव्यवस्था के बराबर होगी जीडीपी। यूपी की जीडीपी 317 से बढ़कर 515 अरब डॉलर होगी। 2 साल में देश की जीडीपी में यूपी का 10% योगदान। आपको बताते चले, यूपी की जीडीपी 317 से बढ़कर अब 515 अरब डॉलर होगी। यूरोप के देश नॉर्वे की अर्थव्यवस्था के बराबर होगी जीडीपी। 2027 तक महाराष्ट्र के बाद यूपी दूसरे नंबर पर होगा। आपको बताते चले, 2 साल में देश की जीडीपी में यूपी का 10% योगदान। तो वह एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आतंकियों के नेटवर्क को खंगालने में जुटी एटीएस को आतंकी लजहर मसीह की कस्टडी की रिमांड। 26 मार्च से 1 अप्रैल तक एटीएस की हिरासत में रहेगा मसीह। मोबाइल डेटा और बैंक खातों की होगी गहन जांच। लजहर के आतंकी संगठनों से कनेक्शन पर होगी पूछताछ। 6 मार्च को कौशाम्बी से किया गया था गिरफ्तार। आपको बताते चले, लजहर के आतंकी संगठनों से कनेक्शन पर होगी पूछताछ। मोबाइल डेटा और बैंक खातों की होगी गहन जांच। 26 मार्च से 1 अप्रैल तक एटीएस की हिरासत में रहेगा मसीह। एटीएस को आतंकी लजहर मसीह की कस्टडी रिमांड। मोबाइल डेटा और बैंक खातों की भी होगी गहन जांच। लजहर के आतंकी संगठनों के कनेक्शन से होगी पूछताछ। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य दरबार की स्थापना मई माह में की जाएगी। वहीं इस दरबार में के ये रोजाना 800 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। तो वहीं रामलला को 20 वर्षों तक सूर्य तिलक मिलेगा, जो इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा होगा। इस विशेष आयोजन के लिए श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए पास जारी किए जाएंगे। ये पास श्रद्धालुओं को राम दरबार में आने और पूजा अर्चना करने की अनुमति देंगे। प्रशासन ने इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, ताकि दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना हो। अयोध्या में राम दरबार की भव्य स्थापना, जहां दर्शकों को पास दिए जाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करने में कोई कठिनाई ना हो। 20 वर्षों तक मिलेगा सूर्य तिलक।
तो वहीं हरदोई पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान करने के बाद अब अपने बदले हुए रूप का दिखाया है। एसपी नीरज सिंह जनौद के नेतृत्व में जिले में 3 दिवसीय यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान जन सहयोग से 2236 बाइक सवारों को हेलमेट वितरित किए गए और उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस ने जनता से अपील की कि वे बाइक पर हेलमेट और चौपहिया वाहन पर सीट बेल्ट लगाएं, साथ ही नशे और हाई स्पीड वाहन चलाने से बचें। तो वहीं पुलिस अधीक्षक नीरज सिंह जानौद के निर्देश में पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में पुलिस कर्मियों के लिए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान चिकित्सकों ने सीपीआर देने और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के संबंध में पुलिस कर्मियों को जागरूक किया। साथ ही पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। पुलिस अधीक्षक ने सभी को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी दी और इस पहल की पुलिस कर्मियों की सेहत के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। तो वहीं नीरज सिंह जानौद के निर्देशन में एक शिविर लगाया गया, जहां पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य की जांच की गई। निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। शिविर के दौरान चिकित्सकों ने सीपीआर देने और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बचाव के संबंध में पुलिस कर्मियों को जागरूक किया। साथ ही आपको बताते चले नीरज सिंह जानौद के निर्देशन में ये शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य के लिए लगा ये शिविर, जहां आपको बताते चले बीमारियों से बचाव के संबंध में पुलिस कर्मियों को जागरूक किया गया। साथ ही पुलिस कर्मियों का ये स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक ने भी सभी को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी दी और इस पहल को पुलिस कर्मियों की सेहत के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। नीरज सिंह जानौद ने निर्देशन में ये शिविर का आयोजन, जहां स्वास्थ्य के लिए लगा ये शिविर। तो उत्तर प्रदेश की सेवा सुरक्षा व सुशासन नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर करवी शहर में धनुष चौराहे पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से शासन की उपलब्धियों और पुलिस बल के सराहनीय कार्यों का प्रचार प्रसार किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपणी त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जनता को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया गया। एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रचार किया गया। प्रशासन की उपलब्धियों और पुलिस बल के सराहनीय कार्यों का प्रचार प्रसार एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपणी त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जनता को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया गया। तो वहीं एलईडी स्क्रीन के माध्यम से ये प्रचार प्रसार, जहां सरकार की उपलब्धियों और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये चीजें बताई गई। एलईडी स्क्रीन के माध्यम से ये प्रचार प्रसार किया गया। सेवा सुरक्षा सुशासन की नीति का ये प्रचार, जिसे एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की 8वीं वर्षगांठ, जहां एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। सेवा सुरक्षा सुशासन नीति का ये प्रचार एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रचार किया गया। तो वहीं भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन के 3 नए रूटों पर संचालन की शुरुआत कर दी है, जिससे यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा। अब जम्मू, जयपुर और भोपाल के लिए वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू हो गई है।
जो भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई वंदे भारत ट्रेन रोजाना लगभग 32,000 यात्रियों की यात्रा को राहत देगी। इन ट्रेनों में अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक सीटिंग और तेज गति से यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा भी सुविधाजनक हो जाएगी। वंदे भारत ट्रेन के नए रूट संचालित, जिससे यात्रियों को मिलेगी सुविधा। वंदे भारत ट्रेन के नए रूट के संचालित होने से यात्रियों को मिलेगी सुविधा। 32,000 से अधिक, आपको बताते चले, वंदे भारत ट्रेन के 3 नए रूटों को किया गया संचालित। तो वहीं अतरौली पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में आंध्र प्रदेश की मोड़ावती शारदा और उड़ीसा की सविता ठाकुर शामिल हैं। पुलिस ने सर्विलांस के सहारे इन महिलाओं को गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस 5 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। ये गिरोह हरदोई और सीतापुर में बच्चा चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। गिरोह के सदस्य भीड़ भाड़ और समारोह वाली जगहों को अपना निशाना बनाते हैं। पुलिस ने गिरोह का किया पर्दाफाश। बच्चा चोर गिरोह के 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरअसल भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बच्चा चोरी की वारदातों को ये महिलाएं अंजाम दिया करती थी। पुलिस ने सर्विलांस के सहारे इन महिलाओं को गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस 5 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। दरअसल ये गिरोह हरदोई और सीतापुर में बच्चा चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। गिरोह के सदस्य भीड़ भाड़ और समारोह वाली जगहों पर अपना निशाना बनाते हैं। के 5 आरोपी गिरफ्तार। भीड़ भाड़ में होती थी चोरी। पुलिस ने किया गिरोह का पर्दाफाश, साथ ही 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। तो वही लखनऊ के लुलु मॉल में पास एक खौफनाक घटना घटी, जब एक एसयूवी सवार इंजीनियर ब्रजेश सिंह की स्कूटी सवार भाई बहन को टक्कर मार दी और लगभग 11 किलोमीटर तक स्कूटी को घसीटते ले गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटी सड़क पर घिसटती रही और चिंगारियां उठती रही, लेकिन एसयूवी नहीं रुकी। ये डरावना दृश्य देख लोग हैरान रह गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है, जिसमें लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो ये लखनऊ में ये खौफनाक घटना, सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटी सड़क पर घसीटती जा रही है, चिंगारियां उठ रही हैं, लेकिन एसयूवी नहीं रुकी। ये डरावना दृश्य देख लोग हैरान रह गए। तो वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है, जिसमें लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लखनऊ का ये खौफनाक मंजर, लखनऊ के लुलु मॉल के पास हुआ ये खौफनाक मंजर, जहां लखनऊ में एसयूवी ने स्कूटी को घसीटा। तो मुजफ्फरनगर में शराब के ठेके पर एक बोतल फ्री का ऑफर देने के बाद अफरा तफरी मच गई। जैसे ये ऑफर ग्राहकों के बीच फैला, शराब के ठेके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। खरीदारी के दौरान आपाधारी शुरू हो गई। जनपद भर में शराब की दुकानों पर इसी तरह की भीड़ देखी गई, जहां लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। बताया जा रहा है कि दुकानदार पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए इस तरह का ऑफर दे रहे थे।
तो वहीं मुजफ्फरनगर की भोपा रोड स्थित एक शराब के ठेके पर भी भारी भीड़ के कारण माहौल अराजक हो गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू करने में जुट गई। वहीं आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि दुकान का पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए एक दुकानदार ने ऑफर निकाला, जहां मुजफ्फरनगर की भोपा रोड स्थित पर एक शराब के ठेके पर ये भारी भीड़ का कारण माहौल अराजक हो गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को काबू करने में जुट गई। शराब की दुकानों पर मचा यह हड़कंप, एक बोतल पर एक बोतल फ्री का ऑफर। शराब की दुकानों पर यह हड़कंप। तो वहीं दिल्ली में नवरात्रि के अवसर पर मीट की दुकानें बंद करने की मांग तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने नवरात्रि और ईद के एक साथ पड़ने के चलते इस मुद्दे को उठाया और इसे होली जुम्मे जैसा मामला करार दिया है। बीजेपी विधायकों का कहना है कि नवरात्रि के दौरान खुले में मांस का कटना, पकना और बिकना प्रतिबद्ध होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि धार्मिक संवेदनाओं का सम्मान करते हुए ऐसे मामलों में सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। खुलेआम मांस की बिक्री पर नवरात्रों के चलते रोक की मांग। बीजेपी विधायकों ने किया ये विरोध। नवरात्रि और ईद के साथ पड़ने के चलते इस मुद्दे को उठाया और इसे होली जुम्मे जैसा मामला करार दिया है। बीजेपी विधायकों का कहना है कि नवरात्रि के दौरान खुले में मांस का कटना, पकना और बिकना प्रतिबद्ध होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि धार्मिक संवेदनाओं का सम्मान करते हुए ऐसे मामलों में सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। पहले अभी मंगलवार को मांस की दुकानें खुलती थी क्षेत्र में मंदिरों के आगे, उसके लिए एक ड्राइव चलाई थी। मैंने निवेदन किया था मांस व्यापारियों से, उन्होंने सहज स्वीकार करा और मंगलवार को दुकानें बंद होने लगी मंदिरों के आगे। इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी व्यापारियों से कि नवरात्रों में मांस की दुकानें मंदिर के आसपास बंद रखें। इसके लिए मैं डीएम साहब को पत्र दे रहा हूँ, इसके लिए मैं डीसी साहब एमसीजी को पत्र दे रहा हूँ, कमिश्नर को पत्र लिख रहा हूँ कि कम से कम मेरी विधानसभा में नवरात्रों में कोई भी दुकान मीट की ना खुले, मंदिरों के आगे तो खासकर ना खुले। तो वहीं महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश रामदास कदम में कॉमेडियन कुणाल कामरा के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदू देवताओं का अपमान करना, सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना और राज्य के बड़े नेताओं का अपमान करना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा अगर वह इस कॉमेडी मानते हैं तो महाराष्ट्र में ऐसी कोई भी कॉमेडी नहीं हो सकती। अगर कुणाल कामरा ने किसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी की है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नहीं, बार बार हिंदू देवताओं का अपमान करना, अपने कॉमेडी शो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना, कॉमेडी शो में जो भी स्टेट के बड़े लीडर्स हैं उनका अपमान करना, इसको अगर वो कॉमेडी बोलते हैं तो ये कॉमेडी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। और जिस तरह से एक गाना बनाने के बाद कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद भी अगर दूसरा गाना बना के किसी को अगर पॉइंट आउट करके जानबूझ के सरकार हो या फिर प्रशासन के ऊपर एक मजाक उड़ाने का अगर कोई प्रयास हो तो बिल्कुल आपके ऊपर ऑलरेडी एक केस दर्ज हो चुकी है और आप कायदे से ऊपर नहीं हो, आप शासन से ऊपर नहीं हो, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं हो। तो इसलिए जो भी कायदे के अनुसार इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।